हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी विषय के चैप्टर 4 में मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से संबंधित है। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए हुए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। सरल शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं, जब व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को भाषा का रूप प्रदान करता है तो उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं, या जब व्यक्ति अपने मन के भावों को प्रकट करता है तो हम उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति को मानव शुद्ध, स्पष्ट एवं अलंकृत भाषा में रचना का स्वरूप प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर या प्रकाशित कर लिया जाता है। मानव अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर और लिखकर कर सकता है। मानव मस्तिष्क में विचारों का संग्रहण होता है। मानव के मस्तिष्क में बहुत सारे विचार इकट्ठे रहते हैं, जिन्हें वह बोलकर अथवा लिखकर नियोजित, परिष्कृत या नियंत्रित शब्दों में प्रकट करता है, जिन्हें वह बोलकर प्रकट कर सकता है और लिखकर भी प्रकट कर सकता है। इसे ही हम अभिव्यक्ति कहते हैं। बोलकर प्रकट किए हुए मौखिक विचार मौखिक अभिव्यक्ति कहलाते हैं तथा लिखकर प्रकट किए हुए विचार लिखित अभिव्यक्ति कहलाते हैं। जो मानव बोलकर अपने भावों को प्रकट करता है वो मौखिक अभिव्यक्ति में आते हैं, और जो लिखकर अपने भावों को प्रकट करता है वो लिखित अभिव्यक्ति में आते हैं। प्रोफेसर रमन लाल बिहारी ने इस प्रकार से परिभाषित किया है, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहती हैं। इस प्रकार हम सरल शब्दों में लिख सकते हैं, जब मानव अपने हृदय के विचारों को भाषा का रूप प्रदान करता है तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, जबकि लिखित अभिव्यक्ति में व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है। मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन: विचार विमर्श द्वारा वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता, पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि। मौखिक अभिव्यक्ति में व्यक्ति एक दूसरे से विचार विमर्श करते, एक दूसरे के बातों द्वारा अर्थात वार्तालाप द्वारा, कहानी को सुनाकर, पाठ को सुनाकर या कविता को पढ़कर। इस प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति के ये साधन हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन: सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। लिखित रूप में पत्र को लिखकर, निबंध को लिखकर, कहानी को लिखकर, कविता को लिखकर, इस रूप में लिखित रूप में अभिव्यक्ति के साधन हैं। बालक जन्म लेने के पश्चात सर्वप्रथम बोलना सीखता है। जब बालक जन्म लेता है तो बोलना वह अपनी रोकर अपनी बात को कहता है। इसी प्रकार यह क्रम जीवन भर चलता रहता है। वह बोलकर अथवा मौखिक अभिव्यक्ति का अधिक उपयोग करता है। व्यवस्थावश आवश्यक होने पर लिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है। बालक जब पैदा होता है तभी से ही मौखिक रूप में अपनी बात को कहने लगता है। पहले वो रोकर कहता है, फिर धीरे धीरे जब बोलना सीख जाता है तो बोलकर अपनी बात को वो स्पष्ट करता है। लेकिन जब वह लिखना भी सीख जाता है तो जो बात वो बोलकर कह सकता है वो बोलकर, और जो बात वह बोलकर नहीं कह सकता है वो लिखकर अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। अतः मौखिक अभिव्यक्ति का भाषा शिक्षण में बहुत स्थान है। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही हम भाषा शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में हम मौखिक बातें करके बच्चों को भाषा को अच्छे से समझा सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। नंबर वन, मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति का जो उच्चारण होता है वो मौखिकी रूप में होता है। नंबर टू, मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है। अपने विचारों दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना। जब व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है
नंबर 1 अभिव्यक्ति मौखिक होती है और दूसरे के विचार सुनकर उसके मनोभावों को समझना, उनमें वांछित भावों को ग्रहण करना। नंबर 2 जब दूसरे के विचारों को सुनता है, उनके मनोभावों को समझता है, उसमें से कुछ जो उसे अच्छे लगते हैं भाव वो उन्हें ग्रहण कर लेता है। नंबर 3 मौखिक अभिव्यक्ति से भाषा की शिक्षा प्रारंभ होती है। जब बालक प्रथम कक्षा में प्रवेश करता है तो सबसे पहले हम मौखिक ही भाषा के द्वारा उसकी शिक्षा का प्रारंभ किया जाता है। नंबर 4 मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत एवं सरलता से समझा जा सकता है। हम मौखिक शब्दों में किसी भी बात को बच्चे को सरलता से और आसानी से समझा सकते हैं। व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक ही द्वारा संपन्न होता है। व्यक्ति के दैनिक जीवन में जो भी विचार हम एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं वह भी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 6 मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चों के मनोभावों को समझा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही हम बच्चों के मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें आसानी से कहकर समझ सकते हैं, सुनकर भी समझ सकते हैं। नंबर 7 बच्चे के द्वारा जन्म के समय भूख प्यास की इच्छा रोकर मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। बच्चे जब जन्म के समय अधिक भूखा होता है या उसे प्यास लगती है तो वो रोकर ही अपनी बात को मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में ही प्रकट करता है। नंबर 8 मौखिक अभिव्यक्ति विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में हम शब्दों के भंडार में वृद्धि भी कर सकते हैं और उनके ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं और भाषा शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।